ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू नो समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो कोई एक ऐसा पार्ट जो कि हम पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में हम जो है जानना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सैम्पलिंग, सैम्पल, सैम्पलिंग टेक्निक या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो उसको कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सैम्पल। यानी कि पॉपुलेशन होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स में से हम कुछ पार्ट को चूज करते हैं, कुछ लोगों को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सैम्पल, जिनसे हमने डेटा कलेक्ट किया है पॉपुलेशन में से। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेलेक्टेड इन ए सैम्पल इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेलेक्टेड इन सैम्पल, किसी सैम्पल में जो जो इंडिविजुअल सेलेक्ट किए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग, क्वांटिटी, सैम्पल साइज या फिर सैम्पल हाइट। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल उसको क्या कहेंगे? सैम्पल साइज। सैम्पल में कितने लोग हैं उसको क्या कहते हैं? सैम्पल साइज। इन विच ऑल द एलिमेंट्री यूनिट्स कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम आर स्टडीज। तो आपको बताना है कि कौन से नीचे दिए ऑप्शन में से सभी यूनिट्स को हम जो है स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं। हर को जितना भी जो भी स्टडी होगा उससे रिलेटेड जो भी लोग होंगे सबको हम रिसर्च करेंगे, सबको हम सर्वे करेंगे। क्वेश्चनर में, सेंसस में, इंटरव्यू में, ऑप्शन डी ऑल में। करेक्ट ऑप्शन है सेंसस। सेंसस को कहते हैं कंप्लीट एनुमरेशन। कंप्लीट एनुमरेशन, यहाँ के सेंसस हम अगर कोई कर रहे हैं तो उसमें हम जितने भी लोग हैं सबसे डेटा कलेक्ट करेंगे, कोई सैंपल नहीं लिया जाता बल्कि सबसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन इज इंटरव्यूड। सैंपल में क्या होता है कि पॉपुलेशन से हमने कुछ लोगों को चुना, उससे हमने डेटा कलेक्ट किया क्वेश्चनर और इंटरव्यू के थ्रू। वहीं पे सेंसस में क्या होता है कि जितने भी लोग पॉपुलेशन में हम सबसे डेटा कलेक्ट करेंगे, तो कंप्लीट एनुमरेशन कहलाता है। विच वन इज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए सैंपल। सैंपल का इसेंशियल एलिमेंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंस, सिमिलैरिटी, होमोजेनिटी या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो बट ऑब्वियसली बात है कि हम पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को चूज करें, दैट इज सैंपल। अब सैंपल उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और सिमिलर भी होना चाहिए, होमोजेनिटी भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी का हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है ऑल। एडुकेसी, देखिए इसके अलावा भी कुछ है, जैसे एडुकेसी है, सिमिलर रेगुलेशन कंडीशन है, ये भी क्राइटेरिया होता है सैंपल का इसेंशियल एलिमेंट का। तो ये भी आप याद रखिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंस, सिमिलरिटी एंड होमोजेनिटी, एडुकेसी यानी कि नॉट टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, सिमिलर रेगुलर कंडीशन, ये भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है विच लॉ इज रिलेटेड टू सैंपल इन्वेस्टिगेशन। आपको बताना है कि कौन से लॉ हैं जो कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर या फिर ऑप्शन सी बोथ या फिर नन। तो देखिए सैंपल इन्वेस्टिगेशन में लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर, ये दोनों ही क्या है? रिलेट है। तो ऑप्शन सी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या होता है? तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का मतलब कि सैंपल सेलेक्टेड एट रैंडम शुड रिप्रेजेंट दी पॉपुलेशन, यानी कि जो भी आपने सैंपल चूज किया है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने चाहिए। वहीं पे लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि लार्ज द साइज ऑफ सैंपल लाइकली द रिजल्ट बी मोर एक्यूरेट, यानी कि जितना बड़ा आपका सैंपल साइज होगा उतना ही एरर कम होगा, एक्यूरेट होगा जो भी रिजल्ट आएगा। ये लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर कहता है। नेक्स्ट है, और लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर को हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी या फिर मास डेटा भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा, याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में क्या होता है कि हम सैंपल जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि आपका साइज, सैंपल साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि रिजल्ट जो है जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट आपका आएगा। और लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर को हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा भी कहते हैं। बोथ लॉ ऑफ सैंपल इन्वेस्टिगेशन आर बेस्ड ऑन, तो जो अभी आपने देखा लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर, ये दोनों लॉ किस पे डिपेंड करते हैं? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पे, थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। दोनों ही लॉ जो है वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हैं। विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है। सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है? सैम्पलिंग टेक्निक यानी कि पॉपुलेशन में से आप सैंपल कैसे चूज कर रहे हो, तो उसके बहुत सारे टेक्निक होते हैं। तो उसमें से एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है। तो नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या फिर स्नोफॉल। तो यहाँ पे जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग और स्नोफॉल, ये तीनों ही नॉन रैंडम सैम्पलिंग होते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सैम्पलिंग मेथड। तो दो टाइप के मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। वहीं पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक क्या है? कन्वीनियंस, कोटा, जजमेंट, स्नोबॉल, ये सब क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। फिर नेक्स्ट है लॉटरी सिस्टम इज द मेथड ऑफ। तो लॉटरी सिस्टम किस चीज़ का मेथड है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का, फिर मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग का। तो करेक्ट ऑप्शन है लॉटरी सिस्टम का सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम लॉटरी मेथड अपनाते हैं। जैसे कि आप चाहे कहीं से भी लॉटरी का होता है तो वहाँ पे सबके नाम की पर्ची कट जाती है, फिर उसमें से रैंडमली जो है किसी का निकाल देते हैं, तो उसको लॉटरी सिस्टम कहते हैं। हेट्रोजीनियस ग्रुप आर क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस ग्रुप एंड देन रैंडमली सैंपल इज चूजन रिफर्स टू। तो कौन से सैम्पलिंग टाइप में टेक्निक में पहले हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होता है, उसमें से हम जो है होमोजीनियस ग्रुप बनाते हैं, फिर उसमें से रैंडमली सैंपल चूज करते हैं। तो किस में होता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन
बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इसमें स्ट्रेटा बनाते हैं, वो स्ट्रेटा होमोजेनस होता है, फिर सब में से हम रैंडमली सैंपल चूज करते हैं। व्हेन डेटा कलेक्टेड इज पास थ्रू वन स्टैटिस्टिकल मेथड, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। जब कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको हम जब किसी स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा पास कराते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रॉ डेटा, प्रोसेस डेटा, अनऑर्गेनाइज डेटा या फिर पर्सनल डेटा। तो ऐसे डेटा को जिसमें हमने उसको जो है क्लासीफाई किया, टेबुलेशन किया, कंप्यूटेशन किया, स्टैटिस्टिक मेथड भी लगाया है, तो उसको हम कहते हैं बी प्रोसेस डेटा। वहीं पर अगर इस पर सब नहीं किया होता, सीधे कलेक्ट किए, कलेक्ट करके ला के हमने यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रॉ डेटा कहते हैं। रॉ डेटा क्या होता है? ओरिजिनल डेटा या फिर अनऑर्गेनाइज डेटा, यानी कि हमने अभी सिर्फ कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, उस पर कोई मेथड, कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। जब कोई मेथड अप्लाई कर लेते हैं, कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, कंप्यूट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो वो प्रोसेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट है द पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन इन्वेस्टिगेशन इज नॉन एज। तो ऐसा पर्सन जो कि इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं? यानी कि एक तरीके से रिसर्चर को डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है, तो उसको क्या कहते हैं? एनुमरेटर, सर्चर, रिसर्चर या फिर ऑप्शन डी नन। तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए एनुमरेटर। एनुमरेटर एक पर्सन होता है जो कि रिसर्चर को डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है। शेड्यूल इज फिल्ड बाय, शेड्यूल किसके द्वारा फिल्ड किया जाता है? तो डेटा कलेक्शन का टेक्निक होता है, जैसे क्वेश्चनर हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो इसी तरीके से शेड्यूल होता है। शेड्यूल कौन फिल करता है? एनुमरेटर, रिसर्चर, रिस्पॉन्डेंट या फिर ऑल, सभी लोग। तो करेक्ट ऑप्शन है शेड्यूल एनुमरेटर फिल करता है। देखिए सेंसर जब हम सबसे डेटा, जैसे कि आप जनगणना होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जब डेटा आपसे लिया जाता है, तो जो डेटा लेने, जो जनगणना करने आता है, वो आपसे पूछता है और वो खुद ही भरता है, आपको नहीं देता फॉर्म भरने को, वो खुद ही आपसे सारी चीज़ पूछ पूछ के फिल करता है, तो उसको कहते हैं एनुमरेटर। तो शेड्यूल जो है फिल करते हैं, वो एनुमरेटर फिल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चनर शुड हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ क्वेश्चन। कोई क्वेश्चनर है तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं? 20, 40, 30 या फिर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्वे। तो बट अब ऐसी बात है कि क्वेश्चनर आपके नीड के अकॉर्डिंग होगा, आपके जैसा भी सर्वे है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्वे। नेक्स्ट है द डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर आर कॉल्ड। तो दो टाइप के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। तो वो डेटा जो कि पहली बार इन्वेस्टिगेशन, फ्रेश डेटा कलेक्ट किया गया है इन्वेस्टिगेटर द्वारा, फर्स्ट टाइम, पहली बार, इससे पहले वो कलेक्टेड नहीं था, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। ऑप्शन ए प्राइमरी डेटा। वहीं पे सेकेंडरी डेटा क्या होता है? कि जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। तो देखिए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन आप जानना जरूरी है आपके लिए कि कौन कौन से डेटा कलेक्शन मेथड है। तो एक तो सेकेंडरी सोर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, अर्लियर रिसर्च जो पहले हुए हों, सेंसस है, पर्सनल रिकॉर्ड है, क्लाइंट हिस्ट्रीज है, सर्विस रिकॉर्ड है, तो यहाँ से आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे प्राइमरी सोर्सेस हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर। आप ऑब्जर्व करके किसी को देख रहे हैं, चाहे वो पार्टिसिपेंट करके ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे फिर कहीं दूर खड़े होकर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंटरव्यू स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर मैनर में जैसे भी इंटरव्यू ले रहे हो। वहीं पे क्वेश्चनर है तो मेल्ड क्वेश्चनर, आप मेल करके कर रहे हो, फिर कलेक्टिव क्वेश्चनर आप जाके जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो क्वेश्चनर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन ये प्राइमरी सोर्स है। वहीं पे सेकेंडरी सोर्स के लिए अलग अलग जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स होता है। द लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जो पॉपुलेशन में कितने लोग हैं उनकी पूरी जो लिस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? जिसमें से हम सैंपल चूज करते हैं तो उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग फ्रेम, पैरामीटर्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर रैंडम सैम्पलिंग। तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन इज सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम यानी कि पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। उसी में से हम फाइनली फिर सैंपल चूज करते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन थ्रो। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो डेटा कलेक्शन करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो कैसे? कनेक्टिंग रिलेशंस के थ्रू, स्मॉल पॉपुलेशन के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, फिर ऑप्शन डी नन। तो देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है कि जैसे आप बॉल बनाते हो स्नो का, यानी कि बर्फ का, जब आप बॉल बनाते हो उसके बाद तोड़ देते हो तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग भी कुछ इसी तरीके से क्या होता है कि एक से हमने दो के बारे में पूछा, दो से हमने चार से छः, इस तरीके से हम जो है एक ही रिस्पॉन्डेंट से अलग अलग रिस्पॉन्डेंट्स के बारे में हम जानते हैं। तो कनेक्टिंग रिलेशन होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। स्नोबॉल सैम्पलिंग में जो है डेटा कलेक्शन का कनेक्टिंग रिलेशन जो है मेथड यूज होता है। तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कैन बी डन बाय। तो अप्रॉक्सीमेशन यानी अप्रॉक्स जो आप कहते हो, अंदाजा लगाते हो, हाँ तकरीबन। तो कैसे कैसे किया जा सकता है अप्रॉक्सीमेशन? एडिंग फिगर यानी फिगर में ऐड कर दीजिए कुछ, डिस्कार्डिंग फिगर कुछ घटा दीजिए, टू द नियरेस्ट फिगर जो भी आसपास का एरिया है वहाँ तक रख लीजिए, फिर ऑप्शन डी ऑल। तो अप्रॉक्सीमेशन हम ये तीनों मेथड से कर सकते हैं, एडिंग फिगर, डिस्कार्डिंग फिगर, टू द नियरेस्ट फिगर, ये तीनों मेथड से कर सकते हैं। अब सपोज करें कि 187.8 है तो इसको ऐड करना है, फिर इसमें एडिंग फिगर के जरिए करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे, तो विल बी 188.2 हमने ऐड कर दिया, तो 188 उसको हम अप्रॉक्स कर सकते हैं। वहीं पे डिस्कार्डिंग फिगर आपका 187.7 है तो आप उसको 0.7 को डिस्कार्ड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो सिर्फ लिखेंगे क्या? 187। वहीं पे टू द नियरेस्ट फिगर है तो 187.7 को आप चाहे 187 लिख लीजिए या फिर 180 हम करें, राउंड ऑफ कर लिया हमने, 180 कर लिया, तो ये अप्रॉक्सीमेशन कहलाता है।
सैम्पलिंग एरर में अराइज ड्यू टू, सैम्पलिंग एरर जो होता है वो किस वजह से आ सकता है? एरर ऑफ ऑरिजिन की वजह से, एरर ऑफ इनएडिक्वेसी की वजह से, या फिर एरर ऑफ मैनिपुलेशन की वजह से, फिर ऑल, इन तीनों की वजह से। तो जो सैम्पलिंग एरर होता है यानी कि सैंपल चूज कर रहे हैं, सैंपल से डेटा कलेक्ट कर उसमें जो एरर होता है, तो इन तीनों से ही एरर आ जाता है, ऑरिजिन की वजह से भी, इनएडिक्वेसी की वजह से भी, मैनिपुलेशन की वजह से भी। वहीं एक और एरर होता है एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन। एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी कि जब हम उसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ हम उसमें एक टेबुलेशन या कंप्यूट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी हम जो है हो सकता है एक एनालिसिस हमने गलत तरीके से किया, तो वहाँ से भी एरर आ सकता है। एरर ऑकर ड्यू टू एक्सीडेंट और बाई चांस रिफर्स टू, यानी कि कोई एक्सीडेंटली जो है एरर ऑकर हुआ है, बाई चांस एरर हो गया, जानबूझ के हमने नहीं किया, तो उस एरर को क्या कहते हैं? बायस्ड एरर, अनबायस्ड एरर, सिस्टमैटिक एरर, या फिर कांस्टेंट एरर। तो उसको हम कहते हैं अनबायस्ड एरर, यानी कि हमने जानबूझ के नहीं किया, एक्सीडेंटली और बाई चांस वो एरर हो गया है। आल्सो नॉन एज कंपनसेटिंग एरर, एक्सीडेंटल और रैंडम एरर। अनबायस्ड एरर को हम कंपनसेटिंग एरर, एक्सीडेंटल या फिर रैंडम एरर के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे बायस्ड एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, कांस्टेंट, क्यूमुलेटिव या परसिस्टेंट एरर। बायस्ड एरर क्या होता है कि हमने जानबूझ के वो गलती की है। सिस्टमैटिक एरर कांस्टेंट, क्यूमुलेटिव या परसिस्टेंट एरर भी कहलाता है। रिस्पांस एरर, प्रेस्टीज एरर, नॉन रिस्पांस एरर, पब्लिकेशन एरर आर। तो जो रिस्पांस एरर या प्रेस्टीज एरर है, फिर नॉन रिस्पांस एरर है, या पब्लिकेशन एरर है, पब्लिकेशन यानी कि टाइपिंग एरर हो गई, तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। रिस्पांस नहीं हुआ, प्रेस्टीज की वजह से हमने रिस्पांस नहीं, हमने रिस्पांस दिया ही नहीं, पब्लिकेशन यानी टाइपिंग में कुछ एरर हो गई, तो उसको नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। वहीं पे सैम्पलिंग एरर क्या होता है? रॉन्ग डेटा कलेक्शन मेथड, एरर वाइल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी कि जब हम डेटा कलेक्ट करते तब हमसे कोई गलती हो गई, हम जो है डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे थे तब हमसे कोई गलती हो गई, एनालिसिस कर रहे थे तब हमसे कोई गलती हो गई, तो उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट है व्हेन एस्टिमेटेड वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू द डिफरेंस इज कॉल्ड। जब कोई एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से घटाई जाती है, तो जो डिफरेंस आता है उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, एस्टिमेटेड एरर कहते हैं, फिर रिलेटिव एरर कहते हैं, फिर परसेंटेज एरर कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब कि एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। रिलेटिव एरर क्या कहलाता है? एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड एरर। वहीं पे परसेंटेज एरर क्या होगा? जो रिलेटिव एरर है इनटू 100 कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड एरर, उसी में इनटू 100 कर दीजिए तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।